तो आज हम लोगों को पढ़ना है स्टोन एज, पाषाण काल, है ना। अब एक प्रश्न तो यहीं पे बन जाता है कि भाई एक काल विशेष का नामकरण स्टोन एज क्यों, एक लंबे कालखंड का नामकरण स्टोन एज क्यों, पाषाण काल क्यों, क्या वजह है ना। इसको इस रूप में देखिएगा कि एक लंबे कालखंड तक मानव आत्मरक्षा के लिए स्टोन के टूल्स का इस्तेमाल करता है, शिकार के लिए स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करता है ना। उस लंबे कालखंड में मनुष्य की क्या एक्टिविटी थी, उससे संबंधित जो स्रोत मिलता है, जो सोर्सेज अवेलेबल है, अधिकांशतः स्टोन टूल्स के रूप में अवेलेबल है। यही वजह है कि कालखंड का नामकरण क्या रखा गया, स्टोन एज रखा गया। एक बात तो क्लियर हो गया। दूसरा देखना है कि हम कब से कब तक के काल को हम स्टोन एज के दायरे में रखेंगे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर अलग अलग बुक को पढ़ते हैं, अलग अलग राइटर्स को पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि जब वो स्टोन एज का काल निर्धारण करते हैं तो एक्यूरेट काल का निर्धारण नहीं करते हैं। हमेशा वो पहले क्या लिखते हैं, लगभग लिखते हैं। नहीं, लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3,000 वर्ष पूर्व का दौर क्या है, स्टोन एज है ना। कोई इतिहासकार 7 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3,000 वर्ष पूर्व के दौर को स्टोन एज मानता है। आखिर ये मतलब कि हम देखते कि अलग अलग इतिहासकार एकदम उनके अपने हिसाब से काल निर्धारण हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बजा रहा होगा, है ना। लेकिन लॉजिकली काल का निर्धारण करेंगे तो कुछ और होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे सोचिए, आपने सुना है, पढ़ा भी है, याद कीजिए एक साइट हम लोगों ने पढ़ा था क्या, रेबात। भारतीय उपमहाद्वीप का एक स्थल है, आज वर्तमान पाकिस्तान में यह है, ठीक है। रेबात से जो स्टोन टूल्स के प्रमाण मिले थे, ये कितने पुराने थे, 18 लाख वर्ष पुराने थे। यानी 18 लाख वर्ष पहले रेबात क्षेत्र में मानव की एक्टिविटी थी, है ना। ठीक उसी प्रकार याद कीजिए, महाराष्ट्र में एक साइट हम लोग बात कर रहे थे बोरी का, जहां से 14 लाख वर्ष पुराने क्या उपकरण औजार के प्रमाण मिले हैं। मतलब महाराष्ट्र में 14 लाख वर्ष पहले मानव की एक्टिविटी थी, है ना। ठीक उसी प्रकार आप देखते क्या है, सोहन, ये पोतबार का पठारी क्षेत्र है, वर्तमान पाकिस्तान में ही पड़ता है। यहां से अबाउट 7 लाख वर्ष पुराने क्या हैंडेक्स के प्रमाण मिल जाते हैं, हस्त कुठार के प्रमाण मिलते हैं। यानी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना हैंडेक्स का प्रमाण, है ना, ये सोहन का प्रतिनिधि उपकरण है। यानी यहां के लोग हैंडेक्स बनाने में दक्ष थे। लेकिन ये 3-4 साइट जो हम देखते हैं क्या है, बिल्कुल अपवाद के रूप में, है ना। लेकिन जब हम स्टोन एज के कल्चर की बात करेंगे तो हमें एक ऐसे काल पर पहुंचना होगा जहां पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मानव की एक्टिविटी का प्रमाण मिल रहा हो, तभी हम कल्चर की बात कर सकते हैं, है? तब हम देखते हैं मोटे तौर पे अबाउट 2.5 लाख वर्ष पहले, 2.5 लाख वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मानव की एक्टिविटी का प्रमाण मिलता है ना। तो ऐसी स्थिति में कल्चर का आकलन करना बड़ा आसान हो जाएगा। अपवाद के आधार पर हम इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लॉजिकली अगर हम स्टोन एज की बात करेंगे तो 2.5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर कब तक, 3,000 वर्ष पूर्व का दौर, है ना, क्या हो जाएगा, ये स्टोन एज कहलाएगा, है ना। अब यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 2.5 लाख को 5 लाख कर दीजिए, 3 लाख कर दीजिए, 7 लाख कर दीजिए, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। और आगे लगभग लगा देना है, क्योंकि कुछ भी यहां पे एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। अब देखना है दूसरी बात कि इतने कालखंड तक, 2.5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3,000 वर्ष पूर्व तक, क्या मानव की एक्टिविटी एक समान रही होगी? क्या मानव के द्वारा इस्तेमाल में लाए गए उपकरण औजार एक समान रहे होंगे? नहीं, परिवर्तन आया होगा। नहीं, लोगों का माइग्रेशन भी होता रहा होगा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, नए नए रॉ मटेरियल की जानकारी हुई होगी, टूल्स टेक्नोलॉजी की जानकारी बढ़ी होगी, उपकरण के आकार प्रकार बदले होंगे। कभी मानव जो शिकारी संग्रह करता था पशुपालक बन गया, कालक्रम में क्या बन गया, उत्पादक बन गया, कृषि कार्य करने लगा।
तो ये मेजर परिवर्तन आता रहा है। यही वजह है कि संपूर्ण स्टोन एज को क्या किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कैसे? एक को हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। दूसरे को कहते हैं मध्य पाषाण काल, है ना। और तीसरे को क्या कहते हैं, नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, पैलियोज मतलब पुराना, लिथोस मतलब चट्टान, पुरानी चट्टान का दौर। मेजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। ठीक है। अब जब पूरा पाषाण काल का हम काल निर्धारण करें तो ये क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, 2.5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर कब तक, 10,000 वर्ष पूर्व का दौर। यही क्या है, पूरा पाषाण काल है ना। 2.5 लाख से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व का दौर। हम लोग आगे मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल पढ़ेंगे तो वहां पे काल निर्धारण करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा दौर क्या है, प्लीस्टोसीन फेज का दौर है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, प्लीस्टोसीन फेज अबाउट 30 लाख वर्ष पहले से लेकर कब तक, 10,000 वर्ष पूर्व तक। यानी प्लीस्टोसीन फेज के अंतर्गत ही आता कौन है, पूरा पाषाण काल आता है। और प्लीस्टोसीन फेज की विशेषता क्या है, वातावरण का ठंड होना। इसका मतलब पूरा पाषाण कालीन कल्चर जो हम पढ़ेंगे, यह दौर मानव के लिए अनुकूल नहीं था, मानव के लिए प्रतिकूल था, वातावरण गर्म नहीं था। यानी मानव को सरवाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा, है ना। और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये किसके दायरे में आता है, होलोसीन फेज के दायरे में आता है। और याद रखिएगा, होलोसीन फेज का आगमन कब होता है, 10,000 वर्ष पूर्व होता है। और आज भी होलोसीन फेज ही है। क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान मानव किस फेज में रह रहा है, तो याद रखिएगा होलोसीन फेज। यानी हम लोगों को पूरा पाषाण काल पढ़ना है, मतलब ये किस दायरे में आता है, प्लीस्टोसीन फेज के दायरे में आता है, जो मानव के लिए बहुत अनुकूल नहीं था। ठीक है। अब एक चीज और सोचिएगा, 2.5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व एक लंबा कालखंड है। क्या इस लंबे कालखंड तक मानव की एक्टिविटी एक समान रही हो? ठीक है, पैलियोलिथिक एज ही है, लेकिन पैलियोलिथिक फेज में भी कुछ ना कुछ तो चेंजेज आया होगा। लोग एक जगह से दूसरे क्षेत्र में माइग्रेट भी किए होंगे, नए रॉ मटेरियल की जानकारी हुई होगी, नए प्रकार के टूल्स भी बने होंगे, लोगों की एक्टिविटी भी बदली होगी। यही वजह है कि संपूर्ण पैलियोलिथिक एज को, पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कैसे? एक को कहा गया लोअर पैलियोलिथिक एज। याद रखिएगा, लोअर कहने का मतलब क्या है, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरे को क्या कहा गया, मिडिल पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरे को कहा गया अपर पैलियोलिथिक एज, यानी उच्च पूरा पाषाण काल, है ना। यानी यहां पे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया किसको, पूरा पाषाण काल को। याद रखिएगा, अक्सर पूछता है आज का मानव, वर्तमान मानव, होमोसेपियंस का आगमन कब हुआ। ट्रांसलेट कहते हैं, क्रोमैग्नन कहते हैं, आज का मानव कहते हैं, विवेकशील मानव कहते हैं, इसका आगमन कब हुआ, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी मानव की प्रजातियां हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, रामापिथेकस हो, होमो इरेक्टस हो, नियंडरथल हो, होमोसेपियंस हो, सभी का आगमन हो रहा है पूरा पाषाण काल में। ध्यान रखिएगा, सारे मानव प्रजाति का आगमन कब हो रहा है, पूरा पाषाण काल में हो रहा है। सिर्फ अंतर कहां है, डिफाइन यहां पे मैं कर देता हूं। याद रखिएगा, अगर पूछता है होमो इरेक्टस मानव, जिसका प्रमाण आपको हाथनौरा से मिला है ना, मानव फॉसिल्स का प्रमाण, याद रखना है लोअर पैलियोलिथिक एज, है ना। नियंडरथल मानव कब आगमन हुआ, मिडिल पैलियोलिथिक एज। और याद रखिएगा, होमोसेपियंस कब हुआ, अपर पैलियोलिथिक एज। क्लियर है? चल, अब हम लोगों को जानना है क्या, क्वेश्चन अक्सर पूछता रहा है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि मेरे सिलेबस में नहीं और यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है, जनरली यहां से क्वेश्चन पूछता रहा है। और आप देखेंगे क्या कि सिविल सर्विसेज में, बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको मिलेगा। पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप का वह स्थल जहां से प्रथम पूरा पाषाणिक कलाकृति का प्रमाण मिला,
तो प्रथम पूरा पाषाणिक कलाकृति का प्रमाण, कहने का मतलब किससे है, फर्स्ट साइट जिसका एक्सकेवेशन हुआ और उसके एक्सकेवेशन के आधार पे पूरा पाषाणिक टूल्स का प्रमाण मिल गया, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कलाकृति हो जाएगा पूरा पाषाण काल का। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कहां से, पल्लवरम से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहां, मद्रास में है। और याद कीजिए 1863 में इसका एक्सकेवेशन हुआ और यहां से एक क्लीवर की प्राप्ति हुई थी। उत्खननकर्ता का नाम क्या था, रॉबर्ट बुशफोर्ड, है ना। क्वेश्चन पूछा गया, या क्वेश्चन कभी पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम क्या केव पेंटिंग का प्रमाण, केव पेंटिंग का प्रमाण कहां से मिला, प्राचीनतम केव पेंटिंग का प्रमाण, यानी आंसर पूछ रहा है, कहां से पूछ रहा है, भीमबेटका, है ना, मध्य प्रदेश रायसेन डिस्ट्रिक्ट। ये भीमबेटका साइट जो है इसकी संबद्धता पैलियोलिथिक एज से भी है और मेजोलिथिक एज से भी है। और यहां से हम देखते क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना केव पेंटिंग का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन पूछा गया, या प्रश्न यह पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप का वह स्थल जिसकी संबद्धता पूरा पाषाण काल से भी, मध्य पाषाण काल से भी और नव पाषाण काल से भी, तीनों स्टोन थे मतलब एज से है। इसका मतलब क्वेश्चन पूछा गया कहां से, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी का क्षेत्र, है ना। बेलन घाटी का जो क्षेत्र है, याद कीजिएगा कि बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, मिर्जापुर का एरिया, यहां लगभग 100 से अधिक साइट पैलियोलिथिक एज के हैं, ठीक है। इसकी संबद्धता पैलियोलिथिक एज से भी है, मेजोलिथिक एज से भी है, नियोलिथिक एज से भी है। यानी बेलन घाटी का ही एक स्थल है जिसका नाम है, याद रखिएगा, चौपानी मांडो। आगे मध्य पाषाण काल में बड़ा पॉपुलर हो जाएगा, मैं बताऊंगा। चौपानी मांडो, यहां से पूरा पाषाण काल का भी प्रमाण मिलता है, मध्य पाषाणिक कल्चर का भी प्रमाण मिलता है, नव पाषाणिक कल्चर का भी प्रमाण मिलता है। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप का वह स्थल जहां से प्राचीनतम होमिनिड का प्रमाण मिला, भारतीय उपमहाद्वीप का वह स्थल जहां से प्रथम होमिनिड, प्राचीनतम होमिनिड का प्रमाण मिला, इसका मतलब क्या है, होमिनिड मानव जैसा प्राणी। यानी क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, हथनौरा, कहां, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, यहां से होमो इरेक्टस मानव का प्रमाण मिला, अबाउट 3 लाख वर्ष पुराना है ना। मतलब स्पष्ट है कि यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। अब हमें जानना क्या है, पूरा पाषाण काल के फीचर्स को जानना है, साथ ही साथ उस फीचर से रिलेटेड क्या एग्जाम्पल को जानना है, और वो साक्ष्य कहां से मिला, साइट को जानना है जहां से आपका क्वेश्चन रहता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर पहले फीचर की हम बात करें तो एक फीचर तो हमारा क्या बनेगा, वातावरण। वातावरण फीचर इसलिए बनेगा कि देखना है कि क्या वातावरण पूरा पाषाण काल का मानव के लिए अनुकूल था या मानव के लिए अनुकूल नहीं था। एक लाइन में याद रखिएगा, वातावरण मानव के लिए अनुकूल नहीं है। कब, पैलियोलिथिक एज में, है ना। क्यों वातावरण मानव के लिए अनुकूल नहीं है, क्यों, तो याद रखना है कौन सा दौर है, प्लीस्टोसीन फेज का दौर है। और प्लीस्टोसीन फेज की विशेषता क्या है, वातावरण गर्म नहीं है, यानी वातावरण ठंडा है, कई क्षेत्र बर्फ से आच्छादित है। आप सोचिए, मानव के लिए मकान नहीं है, भवन बस्ती नहीं है, वस्त्र निर्माण कला की जानकारी नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, मानव सर्वथा नग्न रहता है। वैसी स्थिति में टेम्परेचर कम हो तो मानव कैसे सरवाइव करेगा, बड़ा जटिल हो जाएगा। इसका मतलब है इस पूरे दौर में मानव क्या है, मानव प्रकृति जीवी है। प्रकृति जीवी है कहने का मतलब प्रकृति का अन्वेषण कर रहा है, अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है कि वो किसी प्रकार सरवाइव करे, है ना। सरवाइव किया, इसका मतलब है कि ये मानव के लिए अनुकूल नहीं था। यही वजह था कि इस दौर में जितने भी टूल्स इस दौर के मिलते हैं, पैलियोलिथिक एज के जितने भी टूल्स मिलते हैं, चाहे वो हैंडएक्स हो, क्लीवर हो, चॉपर हो, पूरा का पूरा स्टोन का बना हुआ बड़ा अनगढ़ा टूल्स। क्यों, चूंकि वातावरण ठंड है, वैसी स्थिति में हाथ की उंगलियां काम नहीं करेंगी, ज्वाइंट काम नहीं करेगा। पत्थर को पकड़ना, दूसरे पत्थर से प्रहार करना, उपकरण का आकार देना बड़ा आसान नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, अनसेप टूल्स बनेंगे, बहुत सुंदर नहीं बन सकते हैं। तो पूरा पाषाण काल के टूल्स के आकार प्रकार को भी देख के लगता है कि वातावरण बिल्कुल पॉजिटिव नहीं रहा होगा,
मानव की ज्वाइंट्स, उनकी उंगलियां, उनके लिम्स बहुत कायदे से काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बात तो यहां क्लियर हो गया। दूसरा देखना है, कि पूरा पाषाण काल में क्या आवास और प्रवास, आवास और क्या प्रवास, कहने का मतलब कि मानव रहता कहां है, और प्रवास क्या संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में मानव की एक्टिविटी के प्रमाण मिल रहे हैं, या किसी खास क्षेत्र में मानव की एक्टिविटी के प्रमाण मिल रहे हैं, यह जानने की जरूरत है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तो याद रखिएगा कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, क्या संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से क्या है, मानव की एक्टिविटी का प्रमाण मिलता है, यानी पूरा पाषाणिक कल्चर का प्रमाण पूरे भारतीय क्षेत्र से। अपवाद के रूप में अगर आप देखें तो आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर सकते हैं, या सुदूर दक्षिण एक्सट्रीम साउथ की बात कर सकते हैं, जहां से पूरा पाषाण काल में मानव की एक्टिविटी के प्रमाण बिल्कुल न्यून है। मध्य पाषाण काल से आगे से देखने को मिलेगा, है ना। तो लेकिन पूरे भारतीय क्षेत्र में मानव की एक्टिविटी है, कैसे कर सकते हैं। और इस वक्त मानव भवन निर्माण कला से वाकिफ नहीं है, याद रखिएगा, मानव को भवन निर्माण कला की जानकारी है, तो याद रखिएगा बिल्कुल नहीं, कोई भवन और बस्ती का प्रमाण पूरा पाषाण काल का नहीं मिला है। तो मानव रहता कहां है, तो मानव इस दौर में रहता कहां है, गुफाओं में रहता है। मानव कहां रहता है, कंदराओं में रहता है, यानी कहां रहता है, पहाड़ी पठारी क्षेत्र में रह रहा है ना, कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे सोचिए, पोतवार का पठारी क्षेत्र कहां, हम लोग पढ़ते हैं सोहन, आज पाकिस्तान में यह क्षेत्र पड़ता है, पूरा पाषाण काल का साइट है, पूरा पाषाण काल का प्रमाण मिला, मानव की एक्टिविटी का प्रमाण मिल रहा है नहीं। अभी अभी मैंने बात किया, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना हैंड एक्स का प्रमाण कहां से, तो ये कहां से, सोहन से। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोहन घाटी का, सोहन क्षेत्र का प्रतिनिधि उपकरण क्या है, रिप्रेजेंटेटिव टूल्स, जो सोहन की खास विशेषता है, यहां के लोग हैंडेक्स बनाने में दक्ष हैं, इसका मतलब यही प्रतिनिधि उपकरण है। पहाड़ी क्षेत्र, पोतवार का पठारी इलाका है, मानव यहां रहता है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, पहले झारखंड बिहार में ही शामिल था, है ना। मुंगेर, पैंसरा क्या है, खड़गपुर हवेली पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से एविडेंस मिलता है। ठीक है, कश्मीर में पहलगांव पूरा पाषाणिक एक्टिविटी का प्रमाण मिल रहा है। आपने शुरुआती दौर में पढ़ा क्या, फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट जहां से पूरा पाषाणिक कलाकृति का प्रमाण मिला, साउथ इंडिया, मद्रास में क्या, पल्लवरम, है ना, मद्रास में पल्लवरम, मद्रास में अतिरम पक्कम। 1863-1864 में दोनों साइट का एक्सकेवेशन हुआ, पूरा पाषाणिक कलाकृति का प्रमाण मिल रहा है ना। राजस्थान में दिदवाना का क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ का एरिया, है ना। उत्तर प्रदेश बेलन घाटी का क्षेत्र, अभी अभी मैंने बात किया कि बेलन घाटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों ही काल के प्रमाण मिलते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में क्या है, मुच्छुतबी पहाड़ी क्षेत्र, है ना, यहां से भी मानव की एक्टिविटी का प्रमाण मिल रहा है। कर्नाटक में हुनसंगी गोदावरी का क्षेत्र है, यहां से मानव की एक्टिविटी का प्रमाण मिल रहा है। मध्य प्रदेश में याद कीजिए, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो और कौन सा साइट है, कोई एक साइट जो आपने कभी पढ़ा हो, बहुत पॉपुलर साइट है मध्य प्रदेश का, सतना के पास है, ठीक है, काफी पॉपुलर साइट है। हथनौरा काफी पॉपुलर साइट है, जहां से आपको क्या, पूरा पाषाणिक मानव की एक्टिविटी का प्रमाण मिला। याद रखिएगा, भीमबेटका भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम केव पेंटिंग का प्रमाण मिल रहा है। हथनौरा याद कीजिए, यहीं से पहली बार होमानिड का प्रमाण मिला भारतीय उपमहाद्वीप में, किसका, होमो इरेक्टस मानव का, है ना। क्वेश्चन पूछता है, लगभग 3 लाख वर्ष पुराना है। तो पूरे भारतीय क्षेत्र से मानव की एक्टिविटी के प्रमाण मिलते हैं। याद रखना है, मानव रहता कहां है, गुफाओं कंदराओं में रहता है। मानव कहां रहता है, पहाड़ी पठारी क्षेत्र में रहता है, जिसके एविडेंस कहां से मिलते हैं, तमाम क्षेत्रों से मिल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फीचर अगर हम लोग देखें
अगला फीचर देखिएगा। अगला फीचर की अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं किसकी, आग की बात कर सकते हैं। चूंकि आग की बहुत बड़ी भूमिका है कल्चर के डेवलपमेंट में, है ना, संस्कृति के विकास में आगे पढ़िएगा तो आग की बहुत बड़ी भूमिका आपको दिखाई देगी। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि क्या मानव को आग की जानकारी कब हुई, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या नवपाषाण काल में। याद रखना है कि आग की जानकारी मानव को कब हुई, पूरा पाषाण काल में, है ना। पूरा पाषाण काल में ही मानव को आग की जानकारी है। फ्रांस क्षेत्र में नियंडरथल मानव के द्वारा आग के व्यापक इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं, यानी ऐश का भी प्रमाण मिलता है, साथ ही साथ जली हुई हड्डियों का प्रमाण मिलता है। मतलब स्पष्ट है कि नियंडरथल मानव को आग की जानकारी थी। और नियंडरथल मानव का आगमन कब होता है, पूरा पाषाण काल में। इसका मतलब है कि आग की जानकारी है। लेकिन याद रखिएगा इस काल में मानव जनरली क्या करता है, कच्चा मांस ही खाता है, ठीक है। ऐसे कई जगह से गर्त चूल्हे के प्रमाण मिले, जली हुई हड्डियों का प्रमाण मिला, लेकिन वो ट्रांजिशन फेज को शो कर रहे हैं। याद रखना है ये मध्य पाषाण काल की विशेषता है। मेजोलिथिक एज तक आते आते आप देखिएगा, पूरा पाषाण काल के अंतिम दौर तक आते आते आप देख सकते हैं क्या मानव गर्त चूल्हे का इस्तेमाल करने लगा, मांस को पकाकर भूनकर खाना शुरू कर दिया। लेकिन पूरा पाषाण काल में मांस क्या खाता है, मानव कच्चा मांस खाता है, आग से वाकिफ है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अगले फीचर्स को अगर देखें तो आप ऐसे सोचिए कि क्या हम इस काल के अर्थव्यवस्था की बात कर सकते हैं। क्या पूरा पाषाण काल में कोई अर्थव्यवस्था का अस्थायी आधार है, कोई बेस है? नहीं, चूंकि कृषि है नहीं, पशुपालन है नहीं, कोई सरप्लस का कंसेप्ट ही नहीं है, तो अर्थव्यवस्था का आधार क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो क्या है, तब हम कह सकते हैं क्या कि इस काल में जीविकोपार्जन का क्या तरीका है, लोग कैसे अपना सरवाइव कर रहे हैं, कैसे निर्वाह कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि क्या शिकार, संग्रहण, है ना, मछली पकड़ना, ठीक है, यही जीविका का आधार है। हंटिंग, फूड गैदरिंग, मूल रूप से जीविका का आधार यही है। और जहां से भी जानवरों की अस्थियों का प्रमाण मिला वो शिकार की कहानी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हथनौरा, मध्य प्रदेश होशंगाबाद, हाथी की अस्थियों का प्रमाण मिला, नहीं, जिसके लिए टर्म आया अस्टेगोडन गणेशा। क्या है इसका मतलब है, तत्कालीन दौर में उपकरण औजार बड़े बड़े थे, बड़े बड़े जानवरों का शिकार होता था, हाथी गैंडा के अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, है ना। तो जहां से भी एविडेंस पशु अस्थियों का मिल रहा है, चाहे वो गोरी हो, चाहे वो सोहन हो, या आपका हथनौरा हो, ये शिकार की कहानी कहते हैं, पशुपालन की कहानी नहीं कहते हैं। तो याद रखना है जीविकोपार्जन का यही तरीका था, ठीक है। अब अगर आगे हम देखें, क्या क्या पालियोलिथिक एज में वस्त्र निर्माण कला की जानकारी मानव को है, तो याद रखना है नहीं। इस काल में मानव सर्वथा नग्न रहता है। आगे जब वातावरणीय परिवर्तन आएगा, लोगों का माइग्रेशन होगा, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगा, तो फिर देखेंगे क्या पशु के चमड़े का इस्तेमाल हो रहा है, पौधों के रेशों से वस्त्र का निर्माण हो रहा है। लेकिन पूरा पाषाण काल में नहीं, पूरा पाषाण काल में मानव क्या है, सर्वथा नग्न है ना। दूसरी बात अगर देखें, क्या इस काल में भवन बस्ती है, तो याद रखिएगा कोई भवन बस्ती नहीं। अभी भी हम लोग पढ़े गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, है ना। क्या इस काल में किसी प्रकार के धातु की जानकारी है, बिल्कुल नहीं, कोई धातु की जानकारी नहीं है। धातु की जानकारी होती तो स्टोरेज नाम ही नहीं होता, है ना। क्या इस काल में कोई मृद भांड या बर्तन का इस्तेमाल है, याद रखना है नहीं, कहीं से मृद भांड बर्तन का प्रमाण नहीं मिला। लोग अभी उत्पादक ही नहीं है कि अनाज को सेफ रखना है, पकाना है ना। क्या इस काल में कोई समाधान है, अगर आदमी मर गया तो क्या निश्चित तौर पे दफनाने की प्रवृत्ति एक धार्मिक सामाजिक रिचुअल्स के रूप में, है ना, नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हथनौरा से जो मानव फॉसिल्स का प्रमाण मिला है, कोई समाधान का प्रमाण नहीं है, मानव खोपड़ी का प्रमाण, ठीक है। तो समाधान इस काल में है तो नहीं है, तो और क्या देख सकते हैं। तब एक चीज याद रखिएगा, क्या चित्रकला, चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, आपने पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में बांट के पढ़ा।
एक को आपने क्या कहा था, लोअर पैलियोलिथिक एज, दूसरे को आपने कहा था मिडिल पैलियोलिथिक एज, और तीसरे को कहा था क्या, अपर पैलियोलिथिक एज। याद रखिएगा, लोअर पैलियोलिथिक एज में किसी साइट से पेंटिंग का प्रमाण नहीं मिलता है। मिडिल पैलियोलिथिक एज में भी किसी साइट से पेंटिंग का प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन अपर पैलियोलिथिक एज तक आते आते मानव जिस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा था, उस एक्टिविटी को क्या करने लगा, गुफाओं पे उकेरना शुरू कर दिया, चट्टानों पे उकेरना शुरू कर दिया, जिसके प्रमाण मिलते हैं। यानी अपर पैलियोलिथिक एज से पेंटिंग के प्रमाण मिलते हैं, है ना। क्या मिलता है, तो याद रखना है क्या, रॉक पेंटिंग, क्या मिलता है, केव पेंटिंग, है ना। अब आपको जानना क्या है, कहां से इसका प्रमाण मिला। अभी अभी हमने बात किया था, मध्य प्रदेश में एक साइट है भीमबेटका, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, है ना। भीमबेटका से रॉक पेंटिंग, केव पेंटिंग का प्रमाण मिलता है। और यह भी याद रखिएगा कि भीमबेटका एक ऐसा साइट है जिसका संबंध पैलियोलिथिक एज से भी है, और इसका संबंध क्या है, मेजोलिथिक एज से है। आगे मध्य पाषाण काल में भी कल्चरल डेवलपमेंट होता रहा है। तो जो केव पेंटिंग का प्रमाण मिला वो पैलियोलिथिक एज का भी और मेजोलिथिक एज का भी, दोनों ही काल के केव पेंटिंग का प्रमाण प्रस्तुत करता है कौन, भीमबेटका। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम केव पेंटिंग का प्रमाण, एकदम आंख बंद करके एकदम आंसर बना सकते हैं क्या, भीमबेटका, है ना। दूसरा साइट एक याद रखिएगा, महाराष्ट्र में एक साइट है जिसका नाम है पटने। यह महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यहां से क्या मिलता है, शुतुरमुर्ग के अंडे पर पेंटिंग का प्रमाण, शुतुरमुर्ग के अंडे पर पेंटिंग का प्रमाण। एक और साइट याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में एक साइट है मुच्छुतबी, मुच्छुतबी पहाड़ी क्षेत्र, यहां से भी क्या है, रॉक पेंटिंग के प्रमाण मिलते हैं। और जो पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर है वह क्या है, वह है या तो मानव, पशु या शिकार, ठीक है। जो मानव की एक्टिविटी है वही पेंटिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पेंटिंग कोई कूची या कलर से नहीं है, बल्कि पत्थर के बने हुए रंदा से क्या करते हैं, छिद्र कर करके मूर्ति को, मतलब चित्र को उकेरा गया है, ठीक है। यही ओवरऑल क्या है, पूरा पाषाण काल है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर है जिससे इस काल की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, मानव सरवाइव कर रहा है जिसके बलबूते, वो क्या चीज है, याद रखिएगा, टूल्स। क्या है, टूल्स है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। लगभग पूरा पाषाणिक स्थलों से टूल्स के प्रमाण मिले हैं, चाहे वो सोहन हो, बिहार का छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र हो, मुंगेर का पैसरा क्षेत्र हो, है ना, यूपी में बेलन घाटी का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं कि आपका भीमबेटका हो, हथनौरा हो, ठीक है, महाराष्ट्र में पटने हो, बोरी हो या नैबासा हो, हर जगह से क्या है, स्टोन के टूल्स के प्रमाण मिले, पूरा पाषाणिक उपकरण के प्रमाण मिल रहे हैं। तो हमें जानना क्या है, हमें यहां तीन चीजों को जानना है। एक, कि भाई किस प्रकार के उपकरण औजार बन रहे थे, किस प्रकार के उपकरण औजार बन रहे थे, यानी टूल्स क्या है पूरा पाषाण काल का। और दूसरा जानना है, अगर टूल्स है तो टूल्स निर्माण के लिए किस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरा जानना है, अगर टूल्स निर्माण कर रहे हैं तो टूल्स टेक्नोलॉजी क्या है, किस टेक्नोलॉजी पे आधारित टूल्स है। आपने पढ़ा होगा कि टूल्स के रूप में जिस उपकरण का निर्माण करते थे वो अनगढ़े थे, अनशेप थे, आकार में बड़े थे, है ना, प्योर पत्थर का बना हुआ। लास्ट पैलियोलिथिक एज के अंतिम दौर में आते आते हड्डी का इस्तेमाल होने लगा, पशु के सींग का, एंटाइसर का इस्तेमाल होने लगा, लकड़ी का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन बिल्कुल लास्ट दौर में आके ओवरऑल पत्थर के ही टूल्स बनते थे। तो याद रखना है, पूरा पाषाण काल का टूल्स क्या है, तो हैंड एक्स है, क्या है, क्लीवर है, क्या है, चॉपर है ना। हैंड एक्स क्या हुआ, हस्तकुठा, नहीं। क्लीवर क्या हुआ, दो धारी गड़ासा, मांस को चीरने के लिए। चॉपर क्या हुआ, पाषाण गड़ासा, मांस को चूरने के लिए, थूड़ने के लिए, नहीं, मुलायम बनाने के लिए। इस्तेमाल किस चीज का करते थे, स्क्रैपर का इस्तेमाल करते थे, खुरचनी इसको कहते हैं, क्या है, पशु के छाल को निकालने के लिए, वृक्ष के छाल को निकालने के लिए स्क्रैपर का इस्तेमाल हो रहा है। क्या ब्यूरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, रंदा, क्या दीवार में सुराख बनाने के लिए।
वृक्ष में सुराख बनाने के लिए, पेंटिंग के लिए रंदा का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इस्तेमाल करते हैं डेस्क्वाइड कोर का। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या, गोल उपकरण फेंक कर मारने के लिए, है ना। तो ऐसे ही टूल्स थे, याद रखना है, बिल्कुल अनशेप्ड, आकार में बड़े। यही वजह है इस काल में बड़े जानवरों का शिकार हो रहा था, ठीक है। अब देखना है कि जिस रॉ मटेरियल की के टूल्स ये बना रहे हैं, किस रॉ मटेरियल का टूल्स बन रहा है। तो जिस क्षेत्र में गए वहां का जो पत्थर मिला उसी से टूल्स बनाए। तो शुरुआती दौर में अपेक्षाकृत कड़े चट्टान पत्थर का इन्होंने इस्तेमाल किया, है ना। तो किसका इस्तेमाल किया, याद रखना है, क्वार्टजाइट का इस्तेमाल किया, क्या कैल्सिडोनी का इस्तेमाल किया, है ना, सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया। याद रखिएगा, लोअर पैलियोलिथिक एज में, निम्न पूरा पाषाण काल में यही क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन के उपकरण औजार चल रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में पेबल, जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट, इसकी जानकारी बढ़ी। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज में ऐसे रॉ मटेरियल के भी टूल्स बनने लगे, है ना। और पूरा पाषाण काल के अंतिम दौर तक जाते जाते क्या देखते हैं, बोन का इस्तेमाल होने लगा, एंटाइसर का इस्तेमाल होने लगा और वुड का इस्तेमाल होने लगा। कब, अपर पैलियोलिथिक एज, यानी पूरा पाषाण काल के अंतिम दौर तक आते आते थोड़ा बहुत हड्डी, पशु के सींग का इस्तेमाल, क्योंकि मुच्छू ताबी क्षेत्र जो हम पढ़ रहे थे आंध्र प्रदेश, वहां से जो उपकरण मिला उसमें बोन आधारित उपकरण और पशु श्रृंग पे आधारित उपकरणों के प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। अब जानना क्या है, जानना है टूल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते थे, किस टूल्स टेक्नोलॉजी का प्रचलन था पूरा पाषाण काल में। मोटे तौर पे समझ लीजिएगा, मान लिया जाए शुरुआती दौर में लोगों ने देखा होगा कई ज्योग्राफिकल एक्टिविटी होते हैं जिससे पत्थर, पहाड़ टूटता है, पत्थर टूटते हैं, गिरते हैं, लगा होगा पत्थर टूटने का चीज, पत्थर को एक दूसरे पत्थर से प्रहार करेंगे तो टूटेगा, है ना। शुरुआती दौर में क्या किया होगा, कुछ अनगढ़े पत्थर का इस्तेमाल शिकार करने में कर दिया होगा, किसी जानवर के सर पे मार दिया, मर गया, शिकार हो गया। तो ऐसे पत्थर को हम क्या कहेंगे, बोल्डर कहेंगे। यानी ये भी एक टेक्नोलॉजी के रूप में चला, क्या, बोल्डर टेक्नोलॉजी, बड़े अनगढ़े पत्थर का इस्तेमाल सीधे टूल्स के रूप में कर दिया, ठीक है। आगे क्या हुआ, आगे इस दूसरे पत्थर के टुकड़े से यहां पे प्रहार किया, इसको तोड़ दिया, यहां तोड़ दिया, यहां तोड़ दिया, इसे तोड़ दिया, नहीं, एक पत्थर से प्रहार किया दूसरे पत्थर पे, तो किनारे का पार्ट जो टूटा ये क्या कहला गया, ये फ्लैग कहला गया, और बीच का पार्ट क्या कहला गया, कोर कहला गया। इससे भी टूल्स बने, इससे भी टूल्स बने, दो नया टेक्नोलॉजी आ गया, क्या कहला गया, एक को कहते हैं कोर टेक्नोलॉजी और दूसरे को क्या कहते हैं, फ्लैग टेक्नोलॉजी, है ना। मूल रूप से याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल का जितना भी टूल्स बन रहा है कोर और फ्लैग टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। आगे इसी से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। ऐसे सोचिए, ये जो बीच का कोर का पार्ट है, अगर इसको कई टुकड़े में बांट दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्नोलॉजी, है ना। अगर ये जो किनारे का फ्लैग है इसको कई पार्ट में डिवाइड करके तब टूल्स बनाया जाए, क्या कहेंगे, इसी को फ्री फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी कहेंगे, है ना। और एक उपकरण के अगर आप ऐसे सोचिए कि दोनों तरफ धार बना दिया जाए, है ना, दोनों तरफ धार बना दिया जाए, क्या कहलाएगा, बाइपोलर टेक्नोलॉजी कहलाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता रहा। लेकिन ध्यान रखना है कि पूरा पाषाण काल में यही दो टेक्नोलॉजी पे आधारित ये सारा टेक्नोलॉजी है। तो ध्यान रखना है, कोर टेक्नोलॉजी और फ्लैग टेक्नोलॉजी आधारित क्या बनते थे, उपकरण, औजार बनते थे, है ना। यही आपका ओवरऑल पूरा पाषाण काल है। ध्यान रखिएगा, साइट्स, कुछ महत्वपूर्ण क्या इंफॉर्मेशन, तो जो विशेषता है, जो प्रवृत्ति है पूरा पाषाण काल की, उस प्रवृत्ति से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसी को जानना है। और जब स्टोन एज खत्म होगा तो एक क्लास हम पूरी तरह क्वेश्चन आंसर पे ही करेंगे कि पूरा पाषाण काल में क्या क्वेश्चन बनेगा, मेसोलिथिक एज में क्या क्वेश्चन बनेगा और नियोलिथिक एज में क्या क्वेश्चन बनेगा या क्या पूछा गया है, पूरा एक क्लास में ये करूंगा। आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू।